मास स्पेक्ट्रोमीट्री से आप क्या समझते हो और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम देव दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, और इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन टू मास स्पेक्ट्रोमीट्री। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री, फिर आपने क्या पढ़ना है, ए टिपिकल मास स्पेक्ट्रम, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री, जो मेन इसकी भी एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है बात। तो पहले बताओ हम किसकी बात करते हैं भाई, डेफिनेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री की। भाई मास स्पेक्ट्रोमीट्री होती क्या है। ठीक है भाई, एक तो आप इसका नाम देखो, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं, हालांकि बोल देते हैं इसको भी स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेकिन भाई इसका मेन, इसका असली नाम क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमीट्री। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती। समझ गए बात भाई, मतलब इस स्पेक्ट्रा में, इसके स्पेक्ट्रा में आपने कोई ईएम वेव इस्तेमाल नहीं करनी, ईएम रेडिएशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है बात। आप कहोगे फिर इसमें इस्तेमाल क्या होता है, तो इसमें आपको बताओ इसमें होता क्या है। इसमें जो डिफरेंट आयंस होती हैं, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं भाई, इसमें बीम ऑफ लाइट नहीं होती, इसमें क्या होती है, बीम ऑफ आयंस। एक ऐसी बीम जिसमें बहुत सारी क्या होती हैं, आयंस, अलग अलग आयंस, अलग अलग मास की, कोई हल्की आयन कोई भारी आयन। समझ गए बात। और उन आयंस को आपने सेपरेट करना होता है उनके मासेस के बेसिस पे। तो उसमें क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है। क्या, एक एनालिटिकल टेक्निक जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, प्राइमरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करती है। किसके बेसिस पे, बोलो भाई, भाई किसके बेसिस पे, बाय सेपरेटिंग देयर पेरेंट आयंस एंड फ्रेगमेंट आयंस यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड। क्या, बोलो भाई, अरे भाई, बाय सेपरेटिंग आयंस बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर m by z रेशियो। ठीक है बात। तो आप इसको ये बोलोगे भाई, तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री क्या होती है, एक एनालिटिकल टेक्निक। भाई मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसके अंदर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राइमरली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज करते हो, क्वालिटेटिव भी एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। भाई उनको एनालाइज करते हो क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। किसके बेसिस पे, उनके m by z रेशियो के आधार पे। ठीक है बात। आप कहोगे अरे भाई मतलब नहीं समझे बात, और इसको हम थोड़ा और एलेबोरेट में बोलेंगे कि मास स्पेक्ट्रोमीट्री एक ऐसी एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आयनाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयनाइज कर देते हैं, और वो आयनाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर पार्शियली किस में टूट जाता है, छोटी आयंस में, समझ गए बात। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आयनाइज कर देते हो और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर क्या होते हैं, और भी छोटी आयंस में टूट जाते हैं। फिर वो भाई, तो जो बड़ी आयन है और जो छोटी आयन है, उनके m by z रेशियो के बेसिस पे उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर और उस कंपाउंड का जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, इसको करने की जो टेक्निक, उसको हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है बात, नहीं आगे आपको? तो आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया हुआ कि नहीं आपको? मतलब इसको मैं अगर आपको थोड़ा ऐसे बोलूँ भाई, मान लिया हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने पहले क्या करना है, आयनाइज करना है। आयनाइज होने के बाद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेगा, बताओ, छोटी आयंस में टूट जाएगा पार्शियली, पूरी तरह नहीं, पार्शियली। मतलब भाई हमारे पास 10 लाख आयन है, तो 10 लाख में सारी की सारी फ्रेगमेंट आयंस में ना टूटे, थोड़ी बहुत टूट जाएंगी। बात आपको पहले पड़ी। तो फिर हमारे पास पेरेंट आयन भी है, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की मेन आयन है कैटायंस, और हमारे पास फ्रेगमेंट आयंस भी है। समझ गए बात। तो उन पेरेंट आयंस और उन फ्रेगमेंट आयंस को फिर आप
सेपरेट कर लेते हो डिटेक्टर के ऊपर उनके m/z रेशियो के बाद आधार पे, जो भारी आयन है उनको अलग, जो हल्की आयन है वो क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। समझे बात। और इस डिटेक्शन के आधार पे आप फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसका क्वालिटेटिव एज वेल एज उसका क्वांटिटेटिव आप एनालिसिस कर सकते हो। है आपको? अरे बोलो। अब भाई एक बताओ हमारे पास क्या होता है, ए टिपिकल मास स्पेक्ट्रम। पहले हमारे पास क्या भाई, ए टिपिकल मास स्पेक्ट्रम, कि भाई कोई टिपिकल मास स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो इसमें आपने करना क्या होता है, आप इसमें एक साइड तो आप क्या लेते हो बताओ भाई, m/z, एक साइड में लेते हैं m/z भाई, क्योंकि इसके अंदर आप कोई बीम ऑफ लाइट तो आप कंसिडर करते नहीं। यहां पर आपने क्या यूज करनी होती है, एक बीम ऑफ आयंस, बीम ऑफ आयंस, और उस बीम में कई तरह की आयंस होती है। ठीक है बात। और अगर मान लो सभी आयंस का चार्ज क्या हो 1 + 1, तो m/z क्या आएगा, उनके मास के बराबर, जहां पर m तो क्या है उन आयंस का, बोलो भाई, उन आयंस का मास है, और z क्या है उनका चार्ज। और अगर z क्या हो +1 सबका, अगर सभी आयंस का चार्ज क्या हो, अगर उस बीम ऑफ आयंस में सभी आयंस का चार्ज क्या हो +1, तो सारे के सारी आयंस क्या होंगी, उन सिर्फ वही का उनके मास के आधार पे क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी ना। तो एक टिपिकल मास स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हम एक्स एक्सिस पे तो क्या कंसीडर करते हैं m/z, समझ गए बात, यानी कि उनका चार्ज बाई मास बाई चार्ज रेशियो। ठीक है। और वर्टिकली क्या होती है, इंटेंसिटी। वर्टिकली क्या होती है भाई, इंटेंसिटी। समझ गए बात। अगर मान लिया कोई आयन ज्यादा नंबर में होंगी, मान लिया एक पर्टिकुलर मास की आयन क्या है ज्यादा नंबर में, तो उनकी पीक क्या आएगी, ऊंची आएगी। और कोई पर्टिकुलर मास की आयन कम नंबर में है, उनकी पीक क्या आएगी बताओ भाई, नीचे आएगी। तो एक टिपिकल मास स्पेक्ट्रम आपको ऐसा नजर आएगा, जहां पर एक्स एक्सिस पे क्या है m/z, और y एक्सिस पे बताओ क्या हमारे पास, इंटेंसिटी। समझ गए बात। तो जो आयन ज्यादा होगी बीम के अंदर भाई सिंपल सी बात है, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने आयनाइज कर देना है। ठीक है। तो वो आयनाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, बहुत सारी आयंस में और टूट जाएगा, वो और भी बहुत सारी कैटायंस जनरेट कर देगा, उनको क्या बोलेंगे हम, फ्रेगमेंट आयन। ठीक है बात। और जो स्टार्टिंग में आयन बनती है उसे क्या बोलते हैं, पेरेंट आयन। तो जो पेरेंट आयन तो क्या है, फ्रेगमेंट आयन, उन सब की एक बीम बनती है, और तो आपको पहले पड़ी। और जो बीम होती है उस बीम को फिर हम भाई, उस बीम को हम किसी मैग्नेटिक सेक्टर से पास करते हैं, तो उसमें वो अपने अपने मास बाई चार्ज के रेशियो से क्या हो जाएंगी, सेपरेट। समझे बात। तो उस बीम में अलग अलग मास की क्या होती है, आयन होती हैं, तो उन आयन्स को आपने सेपरेट कर लेना है। समझ गए बात भाई। और फिर आपने देखना है कि कौन सी आयन कितने नंबर में है। ठीक है। तो एक्स पे हम क्या ले लेंगे, उन आयंस का m/z, और वाई पे हम क्या ले लेंगे, इंटेंसिटी। तो भाई अगर कोई आयन ज़्यादा अमाउंट में बनती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, ज़्यादा। अगर उस बीम में कोई आयन क्या हुई, कम अमाउंट में, कम नंबर में हुई, तो उसकी इंटेंसिटी क्या भाई, कम आएगी। समझ गए बात। तो एक टिपिकल मास स्पेक्ट्रम में भाई, तो ध्यान रखियो, एक टिपिकल मास स्पेक्ट्रम में एक्स पे आप रेडिएशन लेते, क्या लेते हो, आयंस का m/z। हाँ, और वाई पे क्या होता है यहाँ पर भाई, इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी यहाँ पर भाई एब्जॉर्बेंस को रिप्रेजेंट नहीं करती। इंटेंसिटी यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, कि वो कि कोई पीक जिसने बनाई है वो आयन कितनी ज़्यादा है। ज़्यादा आयन मोर इंटेंस, कम आयन भाई कम इंटेंस। ओके। और भाई यहाँ पर हम बात करें विड्थ की, तो यहाँ पर कोई विड्थ नहीं होती। क्यों भाई, यहाँ पर सबसे शार्प पीक आपको नजर आएंगी, जैसे भैया, क्योंकि भैया यहाँ पर कोई लाइट तो होती नहीं भाई, यहाँ पर लाइट तो है नहीं, तो जो ब्रॉडनिंग होती है, डॉपलर ब्रॉडनिंग, आइजन ब्रॉडनिंग, वो सारी यहाँ पर लागू भाई। यहाँ पर कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब या एमिट थोड़ी ना होती है। यहाँ पर तो आप क्या करते हो, आयंस को क्या करते हो, डिफरेंट आयंस को कैरेक्टराइज करते हो, और उनके m/z के बेसिस पे। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर कोई रेडिएशन अवेलेबल नहीं है, रेडिएशन इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ पर क्या आएंगे, सिंपली शार्प लाइन्स। ओके। तो ये हमारे पास क्या होता है, टिपिकल टिपिकल मास स्पेक्ट्रम। ओके। एक्स पे m/z और वाई पे इंटेंसिटी। और बताओ थर्ड हमारे पास क्या होता है। अब इसकी भाई एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसकी मास स्पेक्ट्रोमीट्री की भाई एप्लीकेशंस क्या होती हैं। भाई इसकी एप्लीकेशंस ये होती हैं कि
हमने आपको बात बताई थी ना कि आप यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आयनाइज कर देते हो और वो आयनाइज कंपाउंड फ्रेगमेंट आयंस में टूट जाता है। तो सबसे भारी आयन कौन सी होगी, बोलो भाई। तो सबसे भारी आयन कौन सी आएगी भाई, जो सिंपली जिसका मास क्या होगा, जो सबसे हाईएस्ट मास की होगी क्या होगी भाई, क्या उसका मास मॉलिक्यूल के बराबर नहीं होगा। मान लिया आपके पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है M, अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये M+ बन जाएगा। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता भाई। यानी जो मास किसका होता है मॉलिक्यूल का, वही किसका होता है इस मॉलिक्यूलर आयन का। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर आयन। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं इसको। ठीक है बात। तो भाई मॉलिक्यूलर आयन, तो इसमें इससे एक तो इसका फ़ायदा क्या है भाई, एक तो आप इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है भाई, एक कि आप इससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हो। क्या मॉलिक्यूलर वेट कैसे भाई, सिंपल सी बात है। अगर तो जिस आयन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकल रखा है उसका मास क्या है मॉलिक्यूलर आयन के, अरे मॉलिक्यूलर आयन का मास मॉलिक्यूल के बराबर तो होगा। मॉलिक्यूल में और मॉलिक्यूलर आयन में एक इलेक्ट्रॉन का ही तो अंतर है, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे क्या हैं, सेम ही तो हैं। समझे बात। तो बताओ तो सबसे राइट साइड पीक आएगी, देखिए सबसे जो पीक सबसे कहाँ पर आएगी, राइट साइड। क्या उसका, और भाई जेड कितना होता है तकरीबन 1, तो सबसे राइट साइड वाली पीक क्या देगी हमको डायरेक्टली, मॉलिक्यूलर वेट। अरे भाई सबसे राइट साइड वाली पीक हाईएस्ट M/Z, अगर Z 1 हो तो M/Z क्या, M के बराबर हो गया। तो सबसे राइट साइड पीक आती है मास स्पेक्ट्रम में, वो जिस M/Z पे आएगी वो M/Z ही क्या होता है मॉलिक्यूलर आयन का मास, और वही क्या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल का मास। नहीं है आपको भाई। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भाई से मॉलिक्यूलर वेट मालूम कर सकते हो। नहीं समझे बात। और मैं आपको बताऊं भाई, तो क्वांटिटेटिव तो इसका एनालिसिस में इसका फ़ायदा है ही है, इसका मैं आपको बताऊं भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी इसका फ़ायदा है। क्या इसका भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है फ़ायदा है आपको, कैसे कैसे बस देखो मैं आपको बताऊं। कोई पेरेंट आयन जब टूटती है, आपने किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आयनाइज कर दिया, तो आयनाइज्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, तो बाकी और आयंस में टूट जाएगा ना भाई। अरे बोलो भाई। तो उसके टूटने का जो पैटर्न होता है, टूटने का जो तरीका होता है भाई, जहाँ से कमज़ोर बॉन्ड होगा, बोलो भाई वही तो टूटेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो इसके टूटने का जो तरीका होता है किसी पेरेंट आयन का M2M+, और इसका भाई टूटने का जो क्या होता है तरीका होता है किसमें, फ्रेगमेंट आयन 1, फ्रेगमेंट आयन 2, फ्रेगमेंट आयन 3। भाई ये कई तरह के आयन तैयार कर सकता है, नहीं है आपको, इनको बोलते हैं फ्रेगमेंट आयन। ओके। तो हर एक का जो टूटने का जो पैटर्न होता है वो दूसरे से क्या होता है अलग तकरीबन। अरे बोलो भाई। तो आप उसमें जो फ्रेगमेंट आयन है, क्या भाई जो फ्रेगमेंट आयन की जो पीक्स होती हैं, सुनिए बात, उनसे आप बताओ क्या मालूम कर सकते हो। तो भाई अरे बोलो भाई, उनसे आप ये मालूम कर सकते हो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या थी। जैसे आप नहीं है NMR में आप पीक से आप क्या मालूम करते हो भाई, NMR स्पेक्ट्रा में आप पीक्स को इस्तेमाल करके भाई पीक्स की जो हाइट है, पीक्स की जो पोजीशन होती है, क्या उससे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर मालूम नहीं कर लेते क्या। जैसे NMR से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर मालूम की जा सकती है, वैसे ही मास स्पेक्ट्रम से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर मालूम की जा सकती है। नहीं आपको। तो यही काम कौन करता है भाई, मास स्पेक्ट्रम भी कर सकता है। जो काम NMR स्पेक्ट्रम करता है ना, वही काम मास स्पेक्ट्रम से आप कर सकते हो भाई। लेकिन NMR उसमें क्या है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, लेकिन मास स्पेक्ट्रम भी बहुत फायदेमंद इसमें। ठीक है। तो अगर आप, अच्छा एक बात और आपको बताऊँ भाई, और इसमें जो सबसे ऊंची पीक होती है किसी टिपिकल मास स्पेक्ट्रम में, जो सबसे क्या होगी ऊंची पीक, उसको बोलते हैं बेस पीक। क्या बोलते हैं उसको, बेस। जैसे आप मान लें यहाँ पर 2 पीक आई है, तो ये क्या ऊंची पीक है, और ये बताओ क्या भाई नीची पीक। इसका मतलब तो क्या है, बोलो भाई इसका मतलब क्या है, ये क्या हमारी बेस पीक। तो सबसे ऊंची पीक को हम क्या बोलते हैं बेस पीक, और जो सबसे हाईएस्ट M/Z की हो उसको हम क्या बोलते हैं
पेरेंटाइन पीक, क्या बोलते हैं उसको, पेरेंटाइन पीक या मॉलिक्यूलर पीक। नहीं आपको सबसे राइट साइड वाली पीक को क्या बोलते हैं, पेरेंटाइन पीक और मॉलिक्यूलर आयन पीक और सिंपली एम पीक, इसके कई नाम होते हैं। मास स्पेक्ट्रम भाई किस किस ने पढ़ रखा है, और को भाई, नहीं तू पढ़ रखा मास स्पेक्ट्रम कभी एमएससी में? ओके ओके, और कोई भाई अपने बेटा पढ़ा है, ऑनर्स में नहीं था, कोई बात नहीं। तो बताओ भाई, तो सबसे ऊंची पीक को हम क्या बोलते हैं, बेस पीक, और सबसे हाईएस्ट M/Z वाली पीक को हम क्या बोलते हैं, बोलो भाई। तो मैं आपको बताऊं, जो सबसे हाईएस्ट M/Z वाली पीक होती है वो तो बताओ क्या बताती है, सबसे हाईएस्ट M/Z वाली पीक तो क्या बताएगी, मॉलिक्यूलर वेट। बोलो भाई, ये तो क्या बताएगी, मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। और जो सबसे ऊंची पीक होती है, इसका मतलब इसको बनाने वाले, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आयन सबसे ज्यादा अमाउंट में बनी है। तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में बनी हो वो सबसे स्टेबल होगी, तभी तो बनेगी, समझे बात। तो आप बेस पीक के लिए जो आयन रिस्पॉन्सिबल होती है वो सबसे क्या होती है, स्टेबल आयन। जो आयन बेस पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है, सबसे स्टेबल आयन होती है। और जो पीक हाईएस्ट M/Z की होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मॉलिक्यूलर वेट के लिए। क्या भाई, मॉलिक्यूलर आयन के लिए। मोस्ट स्टेबल आयन कहां से मालूम पड़ेगी आपको, बेस पीक से क्या मालूम पड़ जाएगी, मोस्ट स्टेबल आयन। और भाई इससे क्या मालूम पड़ जाएगा आपको, बोलो भाई। और एम पीक से आपको क्या मालूम पड़ता है, बोलो भाई, मॉलिक्यूलर आयन, मोस्ट स्टेबल आयन तो किससे मालूम पड़ जाएगी, बेस पीक से। और हाईएस्ट M/Z से, पेरेंट पीक से आपको क्या मिल जाएगी, मोस्ट हैवीएस्ट आयन भाई। क्या, और हैवीएस्ट आयन कौन सी होगी, जो क्या होगी, मॉलिक्यूल के बराबर। यानी इसको इस्तेमाल करके आप क्या मालूम कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट। इस पीक की पोजीशन से आप क्या मालूम कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट। और सबसे इंटेंस पीक से आप ये मालूम कर सकते हो भाई कि इसमें मोस्ट स्टेबल आयन कौन सी है। और जो पूरा पैटर्न होता है, मान इसमें और भी बहुत सारी क्या है पीक्स, इसमें और भी कई भाई पीक्स हैं। तो इन पीक्स की जो पोजीशन होती है, अलग अलग पीक्स को आप जब कंसिडर करते हो ना, आप सारे मास स्पेक्ट्रम को आप कंसिडर कर लेते हो, ठीक है। तो आप इवन उस मॉलिक्यूल की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर पे भी कमेंट कर सकते हो। ये फायदा है इस चीज का, है नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो भाई और मैं आपको बताऊं, तो एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ध्यान रखियो, मॉलिक्यूलर वेट तो इससे मालूम कर सकते हैं, साथ में इससे बताओ हम क्या मालूम कर सकते हैं, बताओ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर। तो हम कहेंगे भैया, तो ध्यान रखियो, मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो होती है वो क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली दोनों ही फील्ड में इस्तेमाल होती है। आप इससे इवन जो क्या होती है, रिलेटिव अबंडेंस, क्या आप आगे पढ़ोगे भाई, आप इससे इवन जो रिलेटिव अबंडेंस होती है वो भी मालूम, दो आइसोटोप्स की, माने क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, हमको पता है क्लोरीन 35 और 37, उसके हमारे पास क्या होते हैं, दो आइसोटोप होते हैं ना। तो आप उनकी रिलेटिव अबंडेंस भी मालूम कर सकते हो कि 35 नेचर में किस रेशियो मिलता है क्लोरीन 37 से। बहुत आपको पहले पढ़ रही है, वो भी किससे भाई, मास स्पेक्ट्रम से ही। आ गई आपको, ये सारा हम पढ़ेंगे इसको भाई, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया हो गया कि इसका क्या होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इजंट इट, ओके। और मैं आपको बताऊं, आपको मालूम होना चाहिए भाई, जो गल्फ वॉर थी ना, ठीक है, गल्फ वॉर के अंदर भाई जो यूएस मिलिट्री थी उसको ये खतरा था कि कहीं भाई वहां पर केमिकल वेपन्स इस्तेमाल ना किए जाएं, क्या, केमिकल वेपन्स, ठीक है। और केमिकल वेपन्स आपको पता है मोस्टली क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके। तो मैं आपको बताऊं, ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इससे आप बहुत थोड़ी अमाउंट को भी डिटेक्ट कर सकते हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत थोड़ी अमाउंट में है तब भी उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, ओके। तो उन्होंने क्या किया था, तो जो यूएस मिलिट्री थी उन्होंने अपने जो भी टैंक थे उनमें मास स्पेक्ट्रोमीटर इंस्टॉल कर रखे थे। आपको ऐसा क्यों भाई, क्योंकि वो क्या करते थे, क्योंकि उसमें जो भाई, अरे जो ट्रूप्स हैं वो कहाँ बैठे रहते भाई, उस टैंक के अंदर,
और वो जो टैंक था उसमें एक मास स्पेक्ट्रोमीटर भाई इंस्टॉल्ड होता था। वो क्या करता कि बाहर से लगातार एयर का सैंपल लेके और उसको एनालाइज करता रहता, क्योंकि एक कंपाउंड का और भाई एक कंपाउंड का मास स्पेक्ट्रम दूसरे कंपाउंड से क्या होगा, अलग होएगा ना, इजंट इट। तो वहाँ पर फिर क्या करते भाई कि अगर मान लिया आप लगातार एयर की सैंपलिंग कर रहे हो और कंप्यूटर में ऑलरेडी वही जो खतरनाक केमिकल वेपन होते हैं उन सभी के मास स्पेक्ट्रम क्या हैं, प्री इंस्टॉल्ड, सॉरी उसमें स्टोर कर रखे हैं। तो अगर आप लगातार एयर को सैंपल कर रहे हो तो अगर मान लिया एयर में एकदम से क्या हो जाए कोई केमिकल वेपन, भाई कोई गैसियस केमिकल वेपन मान लिया एयर में रिलीज कर रखा है, तो जब एयर की सैंपलिंग होएगी तो वो जो कंपाउंड होएगा उसका मास स्पेक्ट्रम भाई लगातार मैच होता रहेगा भाई। तो जैसे ही नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी, तो एयर का सैंपल लेके और उसका जो मास स्पेक्ट्रम होता है ना ओवरऑल, उसको किससे मैच करते रहते, जो केमिकल वेपन होते हैं उनके मास स्पेक्ट्रम से भाई। तो अगर मान लिया कोई केमिकल वेपन रिलीज होता है एयर के अंदर, तो वो उसका वो एकदम से भाई उसका मास स्पेक्ट्रम में उसका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि टैंक में जो कंप्यूटर लगातार क्या करता है, एयर सैंपल का जो मास स्पेक्ट्रम है उसको अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स के अलग अलग जो केमिकल वेपन है उनके मास स्पेक्ट्रम से मैच क्या करता भाई, नहीं होता आपको पहले पड़ी। तो ये आप ध्यान रखो भाई, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर इनका भाई इवन वॉरफेयर में भी इनका इस्तेमाल होता है, इजंट इट। आगे आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।